आज का जो हमारा लेक्चर है वो प्रेसी पे है। देखें, प्रेसी के बारे में मैं आपसे गुजारिश करूं पहले कि सीएसएस में तो है ये 20 नंबर का सवाल, 20 मार्क्स। लेकिन आप लोग प्रेसी को अपना सिर्फ एग्जाम क्लियर करने के लिए रेडी ना करो। आप लोग प्रेसी को एज अ स्किल रेडी करो। देखें, फ्यूचर में जब आप इंशाल्लाह ऑफिसर बनोगे तो आपको तलखीस करनी होगी रोज ही। आपको प्रेसी बनानी होगी रोज ही। आपको ब्रीफिंग्स देनी होगी। आपको बड़ी रिपोर्ट्स को समराइज करके पेश करना होगा अपने ऑफिसर्स के सामने। और वैसे भी प्रेसी की जो टेक्निक है वो इख्तसार से बात करने का नाम है। और जो मुख्तसर बात होती है वो बहुत जोरदार बात होती है। तो प्रेसी पढ़ने से पहले मैं अपनी हर क्लास से ये गुजारिश करता होता हूं कि आप प्रेसी को एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से तो तैयार करो। 20 नंबर तो आपने 20 नंबर तो आप रेडी करो। लेकिन आप लोग प्रेसी को पढ़ो एक स्किल के तौर पे कि प्रेसी में आपको माहिर होना चाहिए। ये हमेशा काम आएगी आपके। अब सीएसएस पीएमएस में जो प्रेसी आती हैं उनमें जो पैराग्राफ दिया जाता है, यानी प्रेसी बनाने के लिए जो पैराग्राफ दिया जाता है, वो कभी सोशियोलॉजी पे बेस करता है, कभी साइकोलॉजी पे, कभी एजुकेशन पे, कभी साइंस से आ जाता है, कभी नैरेटिव आ जाता है। यानी कि इसकी कोई डोमेन मखसूस नहीं है। अच्छा, अगला पॉइंट मैंने यहां पर यह लिखा कि फेमिलियरिटी टू द टारगेट एरियाज स्ट्रेंथन्स। अगर आप इन डोमेन्स को पहले से ही जानते हो तो ये चीज आपको ताकत देती है कि भाई मैं साइकोलॉजी के बारे में पहले से जानता हूं। साइकोलॉजी की टर्म्स मुझे आती हैं। और प्रेसी आ गई है साइकोसिस पे या न्यूरोसिस पे, तो मैं तो छलांगे मारूंगा। अच्छा, लेकिन आप इस नियत से प्रेसी पढ़ो कि आपको कोई अनफेमिलियर पैसेज आया है, फिर क्या करोगे आप? यानी कि प्रेसी बनाते वक्त जो बच्चों को प्रॉब्लम्स आती हैं वो टू टाइप्स की होती हैं। या तो बच्चों को वर्ड्स समझ नहीं आते। वर्ड्स वर्ड्स इतने टफ होते हैं कि बच्चे परेशान होते हैं कि ये क्या है। या सेंटेंस स्ट्रक्चर्स सेंटेंस स्ट्रक्चर इतना मुश्किल होता है कि ये दो हेजर्ड्स हैं जो कि बच्चों को बच्चे जिसकी शिकायत करते हैं कि सर वर्ड्स के अंदर फिर सारे वर्ड्स आ सकते हैं। जैसा कि मतलब हो सकता है कि कोई टर्म्स आ जाएं, कोई जार्गन्स आ जाएं। जैसे अभी मैंने साइकोसिस न्यूरोसिस बोला था। कोई पॉलिटिकल थीरीज के नाम आ जाएं, कोई इजम्स ऐसे आ जाएं कि जो हमने पहले से ना पढ़े हों। एंथ्रोपोमॉर्फिज्म है जैसे। एंथ्रोपोमॉर्फिज्म के बारे में मैंने पहले से नहीं पढ़ा हुआ, अब मैं क्या करूं? दूसरी चीज दूसरी चीज ये कि सेंटेंस स्ट्रक्चर जो है वो इतना मुश्किल हो कि मुझे समझ ही ना आए कि यार ये लिखा क्या हुआ है। इन दो चैलेंजेस को आपने सामने रखना है। अब ये दो चैलेंजेस हैं आपके सामने। इन दो चैलेंजेस को सामने रखते हुए आपने प्रेसी बनानी है। यानी अपने जहन में पहले ही बिठा लो आप कि या तो हमें लफ्जों का मतलब नहीं आना, या हमें सेंटेंस स्ट्रक्चर नहीं आना। ये दोनों चीजें जाने बगैर प्रेसी बनाओ तो फिर मजा आए ना। स्किमिंग करो। अब हम इस टेक्निक पे चलेंगे। हम प्रेसी इसी नियत से बनाएंगे कि अनफेमिलियर, वेरी डिफिकल्ट, वेरी इंट्रिकेट सेंटेंस स्ट्रक्चर वाले, वेरी डिफिकल्ट टर्मिनोलॉजी वाले अगर पैराग्राफ आते हैं और हमें 100% उनका नहीं पता कि भाई ये क्या कह रहा है, तो हमने फिर कैसे मीनिंग निकालना है और सही मीनिंग कैसे निकालना है। हमारा मोटो ये है जी कि जिस मोटो पे हम प्रेसी करेंगे। अच्छा, ये है मेरा पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 है आज का कि पास्ट पेपर्स अगर सीएसएस के देखें आप पिछले 20 सालों के, तो प्रेसी बनाने के लिए जो उन्होंने पैराग्राफ दिए हैं उनमें जो शॉर्टेस्ट पैराग्राफ है वो 250+ वर्ड का दिया है और जो लॉन्गेस्ट पैराग्राफ है वो 700 वर्ड का दिया है। इस दफा 2026 में जो प्रेसी आई है 2026 में जो प्रेसी आई है वो तो थे ही 300 वर्ड्स, और उन्होंने एग्जैक्टली लिखा हुआ था कि इसके 100 वर्ड्स बनाएं। यानी पहली मर्तबा ऐसा हुआ है कि सीएसएस के एग्जाम में, प्रेसी एंड कंपोजिशन के एग्जाम में एक ऐसी प्रेसी आई कि जिसका उन्होंने लिखा कि 100 वर्ड्स लिखे। लेकिन जो प्रेसी इससे पहले आई थी वो 700+ वर्ड्स की थी। तो भाई जितनी मर्जी बड़ी प्रेसी हो जाए, आपने उस प्रेसी का ऑलमोस्ट 1/3 बनाना होता है। ऑलमोस्ट 1/3।
यानी कि अगर 300 वर्ड की प्रेसी आई है, तो लाजमी नहीं है कि आपने 100 वर्ड, 300 वर्ड का अगर पैराग्राफ आया है, तो लाजमी नहीं है कि आपने उसके 100 वर्ड ही की प्रेसी बनानी है। वो 90 वर्ड्स भी हो सकते हैं, वो 110 वर्ड्स भी हो सकते हैं, यानी ऑलमोस्ट वन थर्ड है। वी आर नॉट मशीन्स, वी आर ह्यूमंस। हम इतनी एग्जैक्टिट्यूड के साथ किस तरह 1/3 बनाएंगे? और ना ही आपको लफ्जों को गिनने की जरूरत है, बिल्कुल नहीं। खुद आपको समझ आएगी कि 1/3 बनी है कि नहीं। प्रैक्टिस आपको समझाएगी कि 1/3 बनी है कि नहीं। अच्छा, उसके बाद बेटे ये है, प्रेसी को जो मैं समझाऊं, जो मैं समझाता हूं, प्रेसी इज अ शॉर्ट इंट्रोडक्शन टू अ लॉन्ग पैराग्राफ। मिसाल के तौर पर ये लाइन जरा पढ़ें। ये लाइंस हैं: द लाइब्रेरी कंटेन्ड फेमस पोएट्री, novels, and dramas of 18th, 20th, and 21st centuries, respectively. The library contained famous poetry books, novels, and dramas of 18th, 20th, and 21st centuries, respectively. अब लाइब्रेरी में मशहूर शायरी की किताबें भी थीं, नॉवेल्स भी थे, ड्रामास भी थे। इसकी डिटेल चाहिए तो हम ऊपर चलते हैं। देखें, देखो मैंने उलट बताया आपको। कैसे? इन द लाइब्रेरी देयर वर वॉल्यूम्स ऑफ द पीसेस ऑफ पोएट्री। लाइब्रेरी में पीसेस ऑफ पोएट्री के वॉल्यूम्स पड़े हुए थे। वॉल्यूम्स मतलब जिल्दें उसकी, किताबें मतलब बुक्स। कौन सी शायरी? जिसमें सोनेट्स थी, जिसमें बैलेट्स थे, जिसमें एलिजीज थी, और जिसमें लिरिक्स वगैरह। ये डिफरेंट टाइप की पोइट्री है। जैसे हमारी उर्दू में गजल एक अलग है, पोइट्री की टाइप। नज्म एक अलग है, फिर कसीदा एक अलग चीज है, मरसिया एक अलग चीज है, रुबाई एक डिफरेंट है, रजमिया नज्म एक और चीज है। इसी तरह इंग्लिश में तो बहुत वसी और अरीज किस्म की टाइप्स ऑफ पोइट्री हमें मिलती हैं, टाइप्स ऑफ पोएम्स हमें मिलती हैं, जिसमें सोनेट्स, बैलेट्स, एलिजीज और लिरिक्स हैं। अब मुझे नहीं पता इनका मतलब क्या है, लेकिन मुझे यह समझ आया है कि लाइब्रेरी में पीसेस ऑफ पोएट्री है विच वर रिटन इन 18th सेंचुरी। और ये शायरी लिखी गई कब? 18वीं सदी में। तो यहां आ गई पोएट्री। पोएट्री की आगे आ गई डिटेल। और फिर यह भी बता दिया कि वो 18वीं सदी में लिखी गई थी। उसके बाद आए नॉवेल्स, जो कि कंपोज किए गए थे, इलस्ट्रेट किए गए थे, और पब्लिश किए गए थे ड्यूरिंग 1915 टू 1975, यानी कि 20वीं सदी में। तो नॉवेल्स आ गए, और आगे उनकी सदी आ गई। आगे ड्रामास थे, बाय द प्लेराइट्स। अब प्लेराइट्स का मुझे नहीं मतलब पता क्या है। हु अर्न लाइमलाइट, हु अर्न लाइमलाइट का भी मुझे नहीं मतलब पता। छोड़े, दफा करें। बिकॉज ऑफ देयर वास्ट रेंज ऑफ टॉपिक्स, और उनके और ड्रामास जो थे, उनकी टॉपिक्स की भी एक वास्ट रेंज थी। ये 21वीं सदी के थे। अब देखो बेटे, इन लाइंस के अंदर ना इंपॉर्टेंट चीजें यही हैं कि शायरी जो 18वीं सदी में लिखी गई, नॉवेल्स जो 20वीं सदी में लिखे गए, और ड्रामास जो 21वीं सदी में लिखे गए। बाकी इनकी डिटेल है। डिटेल को हमने श्रिंक कर देना। अब हमने जो प्रेसी बनाई उसकी, तो वो ये बनाई कि द लाइब्रेरी कंटेन फेमस पोएट्री बुक्स, नॉवेल्स एंड ड्रामास ऑफ 18th, 20th एंड 21st सेंचुरीज रिस्पेक्टिवली। तो लॉन्ग पैराग्राफ को, बड़े पैराग्राफ को इस तरह मुख्तसर कीजिए कि सिर्फ फैक्ट्स रह जाएं। जो फैक्ट्स मौजूद हों वो देखो। मैं ये नहीं कहता कि इंपॉर्टेंट डिटेल लिख लें, अनइंपॉर्टेंट डिटेल छोड़ दें। भाई, इंपॉर्टेंट डिटेल को डिटरमिन कौन करेगा? यहां पर हो सकता है कि अदनान खान के लिए कोई इंपॉर्टेंट डिटेल हो, और आलियान के लिए कोई और चीज इंपॉर्टेंट हो, वाजिद अली के लिए कोई और चीज इंपॉर्टेंट हो, वली खान के लिए कोई और चीज इंपॉर्टेंट हो। तो मैं ये नहीं कहता प्रेसी पढ़ाते वक्त कि इंपॉर्टेंट चीजें लिख लो और अनइंपॉर्टेंट चीजें छोड़ दो। मैं कहता हूं फैक्ट्स लिख लो, डिटेल्स छोड़ दो। और फैक्ट क्या है? एक लाइब्रेरी का फैक्ट है वहां। लाइब्रेरी जरूर लिखना है। ये ना कि तुम वहां पर किसी, आप लोग वहां पर कॉलेज लिख दो, आप वहां पर कोई म्यूजियम लिख दो। लाइब्रेरी है तो लाइब्रेरी रहनी चाहिए। अच्छा, फिर उसके अंदर पोएट्री, नॉवेल्स और ड्रामास की ही किताबें थी। ये जो फैक्ट्स हैं, इनको फैक्ट्स को फैक्ट्स ही रहने दो। यानी ये ना लिखो कि भाई वहां पर आपने कोई शॉर्ट स्टोरीज, अफसानों की किताबें देख ली आपने वहां, नहीं। आप ये ना लिखो कि पेंटिंग्स भी देख ली आपने वहां। ऊपर कहां लिखा हुआ है कि पेंटिंग्स थी? कहीं भी नहीं था। फिर आगे जिन जिन सेंचुरीज का नाम है, उन उन सेंचुरीज का नाम दें, यानी कि फैक्ट्स को लिखा करें और उसकी डिटेल छोड़ दिया करें। अभी शायद, जो मैं क्योंकि थ्योरी पढ़ा रहा हूं ना आपको बेटे, तो शायद आपको कुछ चीजों में उलझन नजर आए।
कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि ये फैक्ट है या वो फैक्ट है, हमें कैसे पता चलेगा कि ये डिटेल है या वो डिटेल है। तो ये जब मैं आपको प्रैक्टिकल करवाऊंगा कल, तो आपको तब समझ आ जाएगी। मेरे साथ जैसे जैसे आप प्रेसी पढ़ते जाओगे आपको समझ आती जाएगी। तो फिलहाल अगर कोई चीज आपको मुश्किल भी लग रही है, जाने दें। अच्छा, उसके बाद चौथा पॉइंट है मेरा कि प्रेसी बनाना एक आपका ऑब्जेक्टिव रिस्पॉन्स है। ऑब्जेक्टिव रिस्पॉन्स से क्या मुराद है? चलें इस पे ना मैं पहले आपको यह पढ़ाता हूं ऑब्जेक्टिव रिस्पॉन्स से क्या मुराद है। 2011 की प्रेसी 2011 की प्रेसी की ये लाइंस हैं। वेरी फ्यू मैन, बहुत चंद लोग ऐसे हैं, आई बिलीव, विल डिलिबरेटली चूज अनहैप्पीनेस, जो जानबूझकर दुख को मुंतखब करते हैं। डिलिबरेटली, जानबूझकर, चूज इंतखाब करते हैं, चुनते हैं अनहैप्पीनेस, नाखुशी को। इफ दे सी अ वे ऑफ बीइंग हैप्पी, अगर उनके पास एक रास्ता हो खुश होने का। यानी कि बहुत चंद लोग ऐसे हैं कि अगर उनके पास ऑप्शन हो कि खुशी को चुने या गम को चुने, तो बहुत चंद लोग ऐसे हैं जो बाय चॉइस गम को चुनते हैं। जनरली लोग खुशियों की तरफ ही जाते हैं। ये 2011 में एक पैराग्राफ उन्होंने दिया था, उसकी लाइन है। देखो बेटे इसकी प्रेसी कैसे बनाई मैंने इसकी प्रेसी बनाई। वेरी फ्यू पीपल रिमेन सैड बाय चॉइस। मैंने इसकी प्रेसी बनाई। वेरी फ्यू पीपल रिमेन सैड बाय चॉइस। वली खान ने नहीं बनाई, दूसरे बच्चों ने ऐसी प्रेसी नहीं बनाई, हारिस ने ऐसी प्रेसी नहीं बनाई। तो हारिस मुझसे कहेंगे कि सर आपने ये प्रेसी बनाई है ना, वेरी फ्यू पीपल रिमेन सैड बाय चॉइस। हारिस कहते हैं कि सर मैंने तो ये बनाई है, अ स्मॉल नंबर ऑफ पीपल प्रेफर सैडनेस टू हैप्पीनेस। तो क्या मैं अब इस प्रेसी को मतलब गलत कर दूं? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो ऑब्जेक्टिव रिस्पॉन्स का मतलब होता है कि वही जो मैंने बात पहले की थी, कि हर बच्चा अपने मुख्तलिफ अंदाज में प्रेसी बनाता है। बच्चा अपने मुख्तलिफ अंदाज में प्रेसी बनाता है, लेकिन जो फैक्ट्स हैं वो नहीं खराब होने चाहिए, जो फैक्ट्स हैं वो नहीं बदलने चाहिए। यहां भी मैंने यही बात की है कि चंद लोग ऐसे हैं जो कि उदास रहते हैं बाय चॉइस, और यहां भी मैंने वही बात की है, एक और अंदाज में की है, यहां पर प्रेफर कर दिया सैडनेस को हैप्पीनेस पे। अच्छा, ये हो गया मेरा फोर्थ पॉइंट। अच्छा, पांचवा मेरा पॉइंट ये है, फिफ्थ पॉइंट, वो ये है बेटे कि प्रेसी में आप इन्फ्रेंस करेंगे बार बार। इन्फ्रेंस करने का काम आप लोगों को प्रेसी में भी करना पड़ेगा, कॉम्प्रिहेंशन में भी करना पड़ेगा, ऐसे में भी करना पड़ेगा। ये इन्फ्रेंस जो होती है ना, ये क्रिएटिव राइटिंग की भी बुनियाद होती है। ये एनालिसिस एनालिसिस करने की भी बुनियाद है, किसी भी चीज का एनालिसिस करना। आप यूं समझ लें कि अच्छा क्रिटिक एक अच्छी इन्फ्रेंस करता है। अब इन्फ्रेंस है क्या? इन्फ्रेंस का मतलब होता है जो आपके सामने टेक्स्ट दी गई हो या कोई सिचुएशन आपके सामने आए, आप उसमें से हिडन मीनिंग निकालो। जैसे कि ये टेक्स्ट है, टारगेट लाइंस देखिएगा। द बैट्समैन हिट अ सिक्सर, बैट्समैन ने लगाया सिक्सर ऑन द लास्ट बॉल, आखिरी बॉल पे, एंड द अंपायर रेज्ड बोथ हिज हैंड्स, और अंपायर ने अपने दोनों हाथ बुलंद कर दिए। द स्पेक्टेटर्स डांस्ड, जो स्पेक्टेटर्स थे, जो तमाशाई थे, वो रक्स करने लगे। द प्लेयर्स वर ऑल्सो नॉट लेस जोयस, और जो प्लेयर्स थे वो भी कम खुश ना थे। अब इसमें देखें फैक्ट्स कौन कौन से हैं। बैट्समैन का सिक्सर लगाना एक फैक्ट, और वो भी लास्ट बॉल पे लगाना, ले, एक फैक्ट। अंपायर का अपने दोनों हाथ बुलंद करना, दूसरा फैक्ट। उसके बाद जो स्पेक्टेटर्स था उनका डांस करना, तीसरा फैक्ट। और साथ ही जो प्लेयर्स थे उनका भी खुश हो जाना, तीसरा फैक्ट। आखिरी बॉल थी, बैट्समैन ने सिक्सर लगाया, अंपायर ने दोनों हाथ खड़े किए, और तमाशाई और प्लेयर्स रक्स करने लगे। ये इन्फ्लुएंस है इसकी। द विक्टोरियस क्रिकेट टीम एंड स्पेक्टेटर्स, द विक्टोरियस क्रिकेट टीम एंड द स्पेक्टेटर्स सेलिब्रेटेड देयर विन, या सेलिब्रेटेड देयर विक्ट्री। विक्टोरियस की जगह हम ट्रायम्फंट भी आ सकता है। विक्टोरियस, द विक्टोरियस क्रिकेट टीम एंड द स्पेक्टेटर्स, या अगर हम यहां से विक्टोरियस हटा दें, द क्रिकेट टीम एंड द स्पेक्टेटर्स सेलिब्रेटेड देयर विक्ट्री। ये लें जी। ये डबलिंग हो रही थी, विक्टोरियस पहले और विक्ट्री बाद में। तो क्रिकेट टीम ने और स्पेक्टेटर्स ने सेलिब्रेट किया अपनी विक्ट्री। और ये जो इन्फ्लुएंस की एक्टिविटी है, ये आप लोग रोजमर्रा जिंदगी में करते हो, हर बात पे तो इन्फ्लुएंस करते हो आप, इन्फर करते हो आप। ठीक है।
अच्छा, इन्फ्रेंस के बारे में मैं बता रहा हूं कि ये जो पांचवा मेरा पॉइंट है इन्फ्रेंस का, ये आप समझें कि ये आपके सीएसएस के सफर में मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपको हर पेपर में, का वो इस्लामियात का हो, करंट अफेयर, पाक अफेयर का हो, आपको टेक्स्ट को इन्फर करना पड़ेगा। टेक्स्ट के अंदर से हिडन मीनिंग निकालने पड़ेंगे। जैसे कि यहां कहीं नहीं लिखा हुआ कि क्रिकेट टीम थी। ये जो टारगेट लाइंस है, यहां कहीं नहीं लिखा हुआ कि क्रिकेट टीम थी। टारगेट लाइंस में कहीं नहीं लिखा कि वो जीती है। ये हमने इन्फर किया। कैसे इन्फर किया? क्रिकेट टीम है कि बैट्समैन है, फिर सिक्सर लगा है, फिर सिक्सर लगने के बाद अंपायर ने जो दोनों हाथ खड़े किए हैं, ये मतलब जो क्रिकेट का खेल है, ये उसमें होने वाली हैपनिंग्स का नाम है। और इसके आगे कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। स्पेक्टेटर्स ने और प्लेयर्स ने रक्स किया, इसके आगे कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, मतलब टीम जीती। ये इन्फ्रेंस है। अच्छा, अब आप लोग मुझे एक बात बताओ। फर्ज करो कि अगर मैं लिखूं कि आई नीड अ सोसाइटी वेयर द रिच एंड द पुअर सिट टुगेदर, ईट टुगेदर एंड चैट टुगेदर। मुझे ऐसी सोसाइटी चाहिए जहां पर अमीर और गरीब लोग सिट टुगेदर इकट्ठे बैठे, ईट टुगेदर इकट्ठे खाएं पिए और गपशप करें इकट्ठे। बताएं मुझे कैसी सोसाइटी चाहिए। इस पूरे फिक्रे को सिंगल वर्ड से रिप्लेस करें कि मुझे किस किस्म की सोसाइटी चाहिए। मसावत वाली सर। हाँ, इक्वल। मसावात और बराबरी हो ना। बराबरी वाली। ये देखें। सर इक्वल को नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं, वही लिखने लगा हूं मैं। आई नीड अ सोसाइटी वेयर देयर इज इक्वालिटी, वेयर देयर इज इक्वालिटी। आई नीड अ सोसाइटी। बैलेंस सोसाइटी सर कर सकते हैं इसमें। हम्म, हाँ, बैलेंस भी आता है इसके अंदर। क्लासलेस। अच्छा, आई नीड अ सोसाइटी, और देखें, आई नीड अ सोसाइटी फ्री फ्रॉम क्लास डिस्क्रिमिनेशन। आई नीड अ सोसाइटी विच इज फ्री फ्रॉम क्लास डिस्क्रिमिनेशन। ये देखें, ये तीन अब लाइनें मैंने लिखी हैं। इसमें आप लोग इजाफा कमी बेशी करो। लेकिन बेटे मैं ये बताओ मुझे कि ये जो ऊपर वाली दो लाइंस हैं, उसमें तो मैंने कहीं क्लासलेस सोसाइटी नहीं लिखा, मैंने कहीं इक्वालिटी का जिक्र नहीं किया, मैंने कहीं ये नहीं लिखा कि यहां पर क्लास डिस्क्रिमिनेशन है या नहीं है। मैंने इन लफ्जों को पढ़ के हिडन मीनिंग निकाला कि अगर रिच और पुअर लोग इकट्ठे बैठ रहे हैं, अगर रिच और पुअर लोग इकट्ठे खा पी रहे हैं, गपशप लगा रहे हैं, तो इसका मतलब यह हुआ कि उस सोसाइटी में टुगेदरनेस है, उस सोसाइटी में यूनिटी है, उस सोसाइटी में क्लास डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, उस सोसाइटी में इक्वालिटी है। वो एक क्लासलेस सोसाइटी है। इसे हम कहते हैं इन्फर करना। और मैं आपको बता रहा हूं कि देखो, इन्फ्रेंस पे मैं देर लगा रहा हूं काफी ज्यादा। आप अपने वाले साहब से, अपनी अम्मी से पैसे मांगने गए, 10,000 मांगने गए, लेकिन उनके कमरे में दाखिल हुए, उनका चेहरा देखकर वापस आ गए। आपने उनसे पैसे नहीं मांगे, आपने उनके चेहरे से कुछ तो इन्फर किया ना कि आपको आपने पैसे नहीं मांगे। हो सकता है चेहरे पर गुस्सा देख के वापस आए हो सकता है परेशानी देखकर वापस आए हो सकता है थकन देखकर वापस आए हो। उन्होंने ना, आपने मुंह से कुछ बोला ना, उन्होंने कुछ जवाब दिया, लेकिन चेहरे पर परेशानी, चेहरे पर गुस्सा या चेहरे पर थकन से आपने इन्फर किया कि दिस इज नॉट द राइट टाइम टू डिमांड मनी। तो इसको हम इन्फ्रेंस बोलते हैं। पांचवा पॉइंट आप लोगों को क्लियर हुआ बेटे? जी सर। जी जी, सर क्लियर। तो मेरे साथ ना छोटी छोटी इंटें जोड़ो फिलहाल तो। ओ अरे वाह, हार्ट भेजा किसी ने। अच्छा। ये न्यू फीचर है, ये इसका मुझे पहले पता नहीं था। प्रेसी में फर्स्ट सेकंड पर्सन प्रोनाउंस जो हैं और उनकी फैमिली जो है वो बैन है। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउंस क्या कहलाते हैं? वो है आई, माई, मी, आई, माई, माइन। ठहरे मैं इसका टेबल बना दूंगा आपको। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउंस जो हैं वो होते हैं आई और माई और माइन और मी और माई सेल्फ। सेकंड पर्सन, अच्छा, और फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन होते हैं वी और आवा और आवर्स
और अस और आवर सेल्व्स। सेकंड पर्सन प्रोनाउंस जो होते हैं वो होते हैं यू, जिससे डायरेक्ट बात की जाती है, यू, और उसके बाद योर, और उसके बाद योर्स, उसके बाद यू, और योर सेल्फ भी हो सकता है, और योर सेल्व्स भी हो सकता है, क्योंकि यू जो है वो वाहिद भी होता है, जमा भी होता है। तो प्रेसी में फर्स्ट और सेकंड पर्सन प्रोनाउंस बैन होते हैं। अब आप लोग ये टारगेट लाइन पढ़ो जरा। टारगेट लाइन है, आई वॉज थिंकिंग टू विजिट अ प्लेस वेयर आई कुड स्पेंड माई हॉलीडेज। आई वॉज थिंकिंग, मैं सोच रहा था, मैं ख्याल कर रहा था, टू विजिट अ प्लेस, कि मैं एक ऐसी जगह को विजिट करूं, वेयर आई कुड स्पेंड माई हॉलीडेज, जहां मैं अपनी छुट्टियां गुजारूं। आई डिड नॉट वॉन्ट टू विजिट सम क्राउडेड प्लेस। कहता है मैं किसी रश वाली जगह पर नहीं जाना चाहता था। क्राउड हम कहते हैं हुजूम को। कहां जाना चाहता था? आई वॉन्टेड टू स्पेंड माई डेज इन सम क्वाइट हिली एरिया। मैं किसी खामोश, पुरसकून पहाड़ी इलाके में जाकर छुट्टियां गुजारना चाहता था। अब देखो मेरा बच्चा, ये आई को हमने कैसे किया है? द राइटर वॉन्टेड, द राइटर वॉन्टेड टू स्पेंड हिज हॉलीडेज इन सम अनक्राउडेड माउंटेनियस प्लेस। राइटर नहीं लिखना तो नैरेटर लिख दे। राइटर नहीं लिखना, ऑथर ना लिखे। राइटर नहीं लिखना तो नैरेटर लिख दे। और जब राइटर हमने कहा तो राइटर के बाद हमने कहा हिज हॉलीडेज, हिज। यहां वो आए था तो उसने अपने लिए माई बोला था। अच्छा, ये बेटे बात समझ आई है जी? सर इसको ऐसे लिख सकते हैं, द राइटर वांटेड टू स्पेंड हिज हॉलीडेज विद ट्रैंक्विलिटी। हाँ जी, उसको तो कई फिर डिफरेंट तरीकों से लिखा जा सकता है, लेकिन देखें, आप विद ट्रैंक्विलिटी कहेंगे तो वो प्लेस का फैक्ट खत्म हो जाएगा। मैंने कहा था हम लोगों ने फैक्ट्स खत्म नहीं करने, उनको श्रिंक करना है। तो वो असल में इसमें देखें बात ही क्या है। इसमें दो तीन बातें हैं। एक तो वो एक प्लेस को विजिट करना चाह रहा है, एक प्लेस को विजिट करना चाह रहा है, और वो प्लेस को फिर कहता है कि वो अनक्राउडेड प्लेस होना चाहिए। क्यों विजिट करना चाह रहा है? कि उसने अपने हॉलीडेज को स्पेंड करना है। ये हॉलीडेज लिखा हुआ है, तीन ही तो फैक्ट है। क्राउडेड प्लेस ना हो, और हिली एरिया भी हो। फिर हिली एरिया में फिर प्लेस आ गया, एरिया भी तो प्लेस हुआ ना। अच्छा, उसके बाद एक और चीज ममनू है कि अगर डायरेक्ट कोटेशंस हो तो डायरेक्ट कोटेशंस का भी हम अर्क निकाल के लिखते हैं। डायरेक्ट कोटेशंस के भी हम उसका मगज, जिस तरह बादाम तोड़ के मगज निकाला जाता है ना, उसका मगज लिखते हैं मिसाल के तौर पे। और आप ये अब आपकी मर्जी है, आप इसे भी इन्फ्रेंस कह दो बेशक। जैसे जिन्ना साहब ने कहा था, टारगेट लाइंस देखिए इसकी। जिन्ना साहब ने कहा था वर्क वर्क एंड मोर वर्क। अब इसकी प्रेसी यूं बनेगी, कायदे आजम एम्फसाइज्ड ऑन हार्ड वर्क। ये इंडस्ट्रियसलेस लिखा हुआ था, वो टफ था। तो सिंपल वर्ड्स यूज करें तो बहुत अच्छी बात। बेटे मेरी आवाज ठीक आ रही है आप लोगों को? ठीक है। तो सर क्लियर है। चले, सब क्लियर है। चले। अच्छा, आठवां पॉइंट, टैबू का मतलब होता है ममनू। ये एक और चीज भी टैबू है, ये एक और चीज भी ममनू है। वो क्या है? कि अगर एग्जांपल्स बहुत सारी आ जाए तो उस एग्जांपल्स को भी खत्म कर दे। एग्जांपल्स बहुत सी सारी आए तो उनको भी खत्म कर दे। द एग्जांपल्स शुड बी ओमिटेड, बट इफ द एंटायर टारगेट मटेरियल इज बेस्ड अपॉन एग्जांपल्स कॉमा, दे कैन बी इंक्लूडेड प्रिसाइसली। अच्छा, अब यहां पर मैंने दो बातें लिखी हैं बेटे। क्या? एग्जांपल्स को हमें ओमिट करना होगा, हमें सिर्फ फैक्ट्स लिखने हैं। लेकिन अगर पूरा पैराग्राफ ही एग्जांपल्स 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 के ऊपर है, तो फिर हमें उन्हीं एग्जांपल्स को श्रिंक करना होगा। ऐसा होता नहीं है वैसे। मैंने पिछली तकरीबन 20-25 सालों की प्रेस ही पड़ी हुई है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि सिर्फ एग्जांपल्स एग्जांपल्स दी हो और उन्होंने कोई बात ना की हो। ये मतलब अजीब ही पैराग्राफ बन जाएगा फिर। अब टारगेट लाइंस देखें। करप्शन, टेररिज्म, नेपोटिज्म, अनएम्प्लॉयमेंट एंड ब्राइबरी। करप्शन हो गया बदउनवानी, टेररिज्म हो गया दहशतगर्दी। अच्छा, अभी तो मैं मतलब बता रहा हूं, आगे नहीं बताऊंगा। हम मतलब को जाने पढ़े बगैर फिर प्रेस ही बनाएंगे। फिलहाल मैं क्योंकि समझाने के लिए आपको लेक्चर दे रहा हूं तो मैं मतलब बताता जा रहा हूं साथ साथ, आगे नहीं बताऊंगा इंशाल्लाह। अच्छा, नेपोटिज्म का मतलब है अकरबा परवरी, करीबी लोगों को नवाजना। और अनएम्प्लॉयमेंट और बेरोजगारी और ब्राइबरी हो गई रिश्वत। कहता है हार्म, ये चीजें नुकसान पहुंचाती हैं। किसको?
अ कॉमन मैन, एक आम आदमी को नुकसान पहुंचाती हैं। हु फील्स अ सेंस ऑफ हेल्पलेसनेस, जो कि महसूस करता है बेबसी का एहसास। सेंस एहसास, और हेल्पलेसनेस बेबसी, एंड सोशल यूजलेसनेस, और अपने आप को मतलब मुआशरती तौर पर भी बेकार समझता है। यानी कि मुआशरे में मैं कारआमद हूं ही नहीं। मुआशरे में तो कारआमद वही लोग होंगे ना जिनकी नौकरियां लगेंगी, जिनके कारोबार चलेंगे। और ऐसा शख्स जिसके पास ना करप्शन करने को पैसे हैं, ना किस उसके पास कोई उसका कोई मामू और चाचा, ना कोई उसका मिनिस्टर है, तो अब वो अपने आप को यही महसूस करेगा कि मैं तो मुआशरती तौर पर बेकार हूं। अब देखो मेरा बच्चा इसकी प्रेसी कैसे बनाई। इसकी प्रेसी बनाई, सोशल इवल्स डैमेज पीपल्स लाइफ एंड थिंकिंग। करप्शन, टेररिज्म, नेपोटिज्म, अनएम्प्लॉयमेंट, ब्राइबरी, यहां इन सबको मैंने लिखा सोशल इवल्स। मिसालें थी ना, टाइप्स थी ना, उसकी खत्म कर दी। डैमेज पीपल्स लाइफ एंड थिंकिंग। आप इसे और तरीके से बना लो। देखो मैंने जो प्रेसी बनाई हुई है, आप इससे बहुत अच्छी प्रेसी बनाओगे, लेकिन एक दफा मेरे साथ प्रेसी मिलके बना लो। अच्छा, उसके बाद जो नाइन्थ पॉइंट है, वो देखिए आप, कि अगर प्रेसी में सजे सजाए अल्फाज हो, डेकोरेटेड डिक्शन हो, सजे सजाए अल्फाज, आप उसको भी खत्म कर दें। मिसाल के तौर पर ये जरा टारगेट लाइंस पढ़िए। हिज बेटर हाफ, उसकी बेगम, हु इज द मदर ऑफ हिज 4 किड्स, जो कि मां है उसके 4 बच्चों की। 1 डॉटर, एक बेटी, 3 सन्स, और 3 बेटों की मां है। इम्पार्ट्स हेवनली टेस्ट, वो तो जन्नत का जायका डाल देती है। इन एवरी डिश, हर खाने में। विच हर मैजिकल हैंड्स कुक, जो कि उसके जादुई हाथ पकाते हैं। सुबहान अल्लाह। ये होता है एक अच्छे खामंद के बात करने का तरीका। तो आप रियल लाइफ में ऐसी बात करना, तभी आप फ्यूचर में एक कामयाब शौहर साबित होगे, अगर आप ऐसा बोलना सीखोगे तो। लेकिन प्रेसी में आपने ये नहीं करना। प्रेसी में सिर्फ आपने ये बोलना है हिज वाइफ इज एन एक्सीलेंट कुक, या हिज वाइफ कुक्स एक्सीलेंटली, या हिज वाइफ कुक्स वेरी वेल, या हिज वाइफ कुक्स वेरी टेस्टी डिशेस। हिज वाइफ इज एन एक्सीलेंट कुक। ये देखो जी। अगली बात ये है कि देखें, सोशल मीडिया पे ना, ये जिनके प्राइवेट यूट्यूब चैनल्स हैं, ये जो एंकर्स हैं, यार उनके ऊपर मुझे इतना बाज़ औक़ात दुख होता है कि वो लोगों की तवज्जो हासिल करने के लिए ना पहले तो तमहीदें ही बांधते रहते हैं। जनाब ये जो खबर मैं आपके साथ शेयर करने लगा हूं, ये खबर बड़ी धमाका खेज है, इस खबर को सुन के आपके तन बदन में आग लग जाएगी। यानी वो यूं बातें करते हैं, पहले तो तमहीदें बांधते जाएंगे, और आधा टाइम वो तमहीदें बांधते रहेंगे, और एंड में पता चलेगा कि वो कराची में एक बंदर था, उसकी माँ ने उसको छोड़ दिया, फिर उन्होंने उनको स्टफ टॉय ले दिया। क्या नाम था उस बंदर का? पंच। जापान, वो सुनी है आपने, वो जो बड़ी वायरल हुई है खबर? जी जी सर, सर उसकी वो, वीडियो देखी है लेकिन नाम याद नहीं है सर उसका। हाँ पंच नाम है उसका। पंच या मंच, पंच मंकी, 1 मिनट में देखो नेट पे। हाँ, उसकी वीडियोस वगैरह आपने देखी होंगी। तो जनाब यहाँ के लोगों ने भी खूब वीडियोस बनाई उसकी, और ऐसे मतलब उन्होंने अच्छा, मेरे ना स्टूडेंट्स कुछ थे मैस कम्युनिकेशन के, पिछले साल पढ़ रहे थे, तो वो मुझे आके बड़े मजे मजे की बातें बताते थे। वो कहते थे सर, हमें ना टास्क दिए जाते हैं, किसी आम सी बात को खबर कैसे बनाया जाता है। तो उनको टास्क एक मिला था कि एक बिल्ली थी जो कि घर में दूध आया, वो जो कि अम्मी ने उबालने के लिए रखा, और बिल्ली जो है वो दूध पी गई। ये इवेंट था, ये हैपनिंग हुई थी। अब उनको यही टास्क मिला कि इसको सेंसेशनलाइज कर दो जनाब। उसने कहा, फिर उन्होंने जो खबरें बनाई, वो जालिम खूंखार दांतों वाली बिल्ली, वो उन बिलकते मासूम बच्चों का जो दूध उबलने के लिए रखा हुआ था, वो पी गई और बच्चे सिसकते रहे। उन्होंने वो फिर सेंसेशनलाइज किया ना उन खबर को, तो मुझे समझ आई कि अच्छा, ये भी ट्रेनिंग होती है। तो यहां भी देखो कि इन टारगेट लाइंस को आप देखो कि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मैटर, कहता है वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मैटर, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मैटर्स होना चाहिए, हुज सिग्निफिकेंस कैन नॉट बी डिनाइड। कहता है अहम तरीन मामले में से एक मामला ऐसा है जिसकी सिग्निफिकेंस को, जिसकी अहमियत को आप डिनाई नहीं कर सकते, जिसकी अहमियत को आप, सिग्निफिकेंस मतलब इंपॉर्टेंस, डिनाई का मतलब रद्द नहीं कर सकते। एंड हुज वर्थ, और ये मामला ऐसा है, इज अबव एवरीथिंग एल्स, कि जिसकी वर्थ हर चीज से बालातर है। यहां तक सारी नॉनसेंस है, सब। इसे हम कहेंगे लॉन्ग इंट्रोडक्टरी लाइंस। असल में क्या है
कि वो अहम मामला क्या है, द एजुकेशन इज इसेंशियल फॉर ईच एंड एवरी इंडिविजुअल। ये अहम बात है भाई। ये पहले वाली तमहीद उड़ाइए, काटिए, खत्म खत्म करो इसे। ये प्रेसिस की बनेगी, एजुकेशन इज नेसेसरी फॉर ऑल। एजुकेशन इज नेसेसरी फॉर ऑल। बेटा ये चीज समझ आई है, ये 10वां पॉइंट। जी जी सर, क्लियर हो गई। उसके बाद हुजूर अगली गुजारिश, 11वां पॉइंट आज का। क्वेश्चंस जो है वो बैन है। बाज औकात हम लोग क्वेश्चंस भी पूछते हैं। क्वेश्चंस किस लिए पूछते हैं? वो हमें उसका जवाब नहीं दरकार होता। हम क्वेश्चन सिर्फ पूछते हैं रीडर की अटेंशन को ग्रैब करने के लिए। बाज औकात जो मुकर्रीन होते हैं, जो तकरीर करते हैं, वो भी सवालात पूछते हैं कि क्या पाकिस्तान की सरजमीन हमसे ये अहद नहीं मांगती कि, क्या कायदे आजम की रूह हमसे ये वादा नहीं मानती मांगती कि। अब ये जो क्या क्या करके बात कर रहे हैं उसका जवाब देना लाजमी नहीं है। ऐसे क्वेश्चंस को कहा जाता है रिटोरिकल क्वेश्चंस या रेटरिकल क्वेश्चन। रिटोरिक, RHETORICAL, रिटोरिकल क्वेश्चंस। तो रिटोरिकल क्वेश्चन या रेटरिकल क्वेश्चंस कौन से होते हैं कि भाई जिनके लिए हमें जवाबों की जरूरत नहीं होती। अब देखें, अब टारगेट लाइंस पढ़िए। डज एनीवन केयर फॉर द कंट्री? क्या कोई मुल्क की केयर करता है? सही। डज एनीवन ट्राई टू कीप द रोड्स क्लीन? क्या कोई कोशिश करता है भी कि सड़कों को साफ रखे? डज एनीवन अवॉइड थ्रोइंग गार्बेज इन द स्ट्रीट्स? क्या कोई अवॉइड करता है कि कूड़ा क्रिकेट को गलियों में ना फेंके? खुद ही सवालात पूछ के खुद ही लिखने वाला जवाब दे रहा, नो, इन पाकिस्तान इट रेयरली हैपेंस। कहता नहीं, पाकिस्तान में यह शाजो नादिर ही होता है। तो बेटे क्वेश्चंस को भी छोड़ें आप, ये भी इन्फर करें कि क्या कहना चाहता है वो। देखो मैंने आपको गुजारिश की थी कि इन्फ्रेंस हमें करनी पड़ेगी। इन्फ भाई, आपका जो राइटर है ना वो ये कहना चाह रहा है कि इन पाकिस्तान ऑलमोस्ट नो वन पे हीड्स टू क्लीनलीनेस। कि पाकिस्तान में तकरीबन कोई भी पेज हीड तवज्जो देना टू क्लीनलीनेस। क्लीनलीनेस मतलब सफाई सुथराई। पाकिस्तान में तकरीबन कोई भी सफाई सुथराई पर तवज्जो नहीं देता। तो अगर रिटोरिकल क्वेश्चंस आ जाते हैं या क्वेश्चंस आ जाते हैं, डोंट राइट द क्वेश्चंस बेटे। क्वेश्चन के अंदर जो छुपी हुई इन्फ्रेंस है ना उसको लिखें आप। बेटे ये बात समझ आई? सर यहाँ पे क्वेश्चन है। हम्म। सर अगर राइटर यहाँ पर क्वेश्चन पूछे और आंसर ना करे, फिर हम यहाँ पर ये लिख सकते हैं कि द राइटर आस्क, फिर मतलब वो आंसर ना दे इस जवाब का। हम्म। मतलब फिर हम लोग उसी क्वेश्चन के अंदाज में से पूछेंगे ना कि राइटर आस्क, फिर जो भी वो पूछेगा उसको थोड़ा एक लाइन में वाइंड अप करे। कर सकते हैं बेटे, बात लंबी हो जाएगी वैसे। कि नहीं पहले मतलब मैं, अगर राइटर यहाँ पर अपना आखिरी जो नो इन पाकिस्तान इट रेयरली हैपेंस, हाँ, अगर ये वो ना लिखे, वो क्वेश्चन पर ही एंड करे, तो हम इसको फिर सिंपल स्टेटमेंट बनाएंगे या क्वेश्चन। ओके चले ये राइटर ठीक है। आस्क, फिर हम उसको पॉजिटिवली लेके ये जाएंगे। ठीक, ये ठीक कह रहे हैं आप। फर्ज करें अगर आपका पैराग्राफ ही यहां पर एंड हो जाता है, तो फिर आप आस्क करके क्वेश्चन कर सकते हैं जरूर। क्यों नहीं, क्यों नहीं, क्यों नहीं। देखा ना, सिचुएशन के मुताबिक हम फिर खुद को ढालेंगे ना। उसके बाद है हुजूर 12वां पॉइंट। 12वां पॉइंट ये है कि प्रेसी के मतलब एक हमारे जहान में, हमारे जहनों में एक खौफ डाल दिया। अच्छा, हमारे जहनों में ना कई खौफ है प्रेसी के बारे में। आपने ये, एक मिनट मेरा बच्चा, एक मिनट। आपने ये कॉन्सेप्ट सुना हुआ है कि कहा जाता है कि अगर, आपने ये सुना हुआ है कॉन्सेप्ट कि कहा जाता है कि अगर आपकी प्रेसी गलत है तो वो पूरा पेपर फेल कर देते हैं? सर काफी कहते हैं। अच्छा, आपको खुद ही इस बात में फैलेसी नजर आती है ना कि किस कदर नामाकूल बात है ये? यानी यही वोकैबुलरी बात है अब। सर। जी सर। यही बात है सर, एक तरफ कहते हैं कि मतलब 33 पे पास है, फिर वो कहते हैं अगर प्रीसी में फेल हो जाए बाकी पूरे मतलब सवाल सही है, तो फिर मेरे यही मतलब समझ नहीं आती बात। देखें, देखें किस कदर, मतलब एक, असल में ना हम लोग डर बेचते हैं, खौफ बेचते हैं। पहले डराएंगे धमकाएंगे तो फिर बच्चे तवज्जो से बात सुनेंगे ना। भाई ये तो हमारा पाकिस्तान में पेरेंट्स का भी कौमी खेल है। बच्चे बात ना सुन रहे हो, दो दो रैप्टे छोड़ो उन्हें, देखो कैसे बात सुनते हैं। तो यही टीचर्स भी करते हैं। पहले फिजिकल फैंटी लगाया करते थे, अब जब से मार नहीं प्यार का कॉन्सेप्ट हुआ है तो अब वो इस तरह धमकाते हैं।
आप जरा खुद सोचो, करेक्शन के होते हैं 10 नंबर। अगर आपकी प्रेसी बिलफर्ज गलत है तो वो करेक्शन भी काट देगा। वो एग्जामिनर है, वो कोई जहनी मरीज है, पागल है वो। यानी आपके 20 के 20 नंबर की वोकेबलरी ठीक है और प्रेसी गलत है, इसका मतलब वो वोकेबलरी भी काट देगा। यानी ऐसे कोई उसकी इंतकाम लेगा आपसे, ऐसी दुश्मनी है आपके आपसे उसकी। अच्छा, एक मैं और बात बताऊं अपनी। अब मैं रियल आपको बात बताता हूं, ये तो मैं लॉजिक दे रहा हूं ना, ये तो मंतक से समझा रहा हूं ना। अब मैं आपको एक एक्सपीरियंस बताता हूं अपना। मेरा एक स्टूडेंट प्रेसी करके ही नहीं आया था, वो पास था। लीजिए, प्रेसी छोड़ सर आया था आप वो। एक वो -10 वाला फार्मूला भी कह रहे थे, वो क्या है सर? सर मेरा भी रिसेंटली एक एग्जाम ऐसे हुआ है, दुआ करे मेरा भी ऐसा हो, क्योंकि प्रेसे लास्ट में अटेम्प्ट करना था, जस्ट टाइटल लिख के टाइम खत्म हो गया। अल्लाह करे, रिजल्ट नहीं आया अभी तक, दुआ करे। अल्लाह करे। तो जनाब उसने वो -10 का भी है, मैं आपको बताऊंगा। वो लिख के नहीं आया था, लेकिन बाकी इतने उसके शानदार थे क्वेश्चंस के, वो क्लियर था और वो श्योर भी था। अच्छा, जब मैं आपको ऐसे पढ़ाऊंगा ना, एक और मजे की बात बताऊंगा आपको। मतलब अब ये 26वां साल तो है मुझे पढ़ाते हुए। एक और मजे की बात भी बताऊंगा कि मेरे दो स्टूडेंट एक ही ऐसे को दो डिफरेंट एंगल से करके आए थे और दोनों ही पास थे। वो भी नहीं, वो फिर मैं बहक जाऊंगा बात करते वक्त, हम अपने जो आज का टारगेट है उससे हट जाएंगे। अच्छा, प्रेसी के बारे में एक और भी खौफ फैलाया जाता है कि हर हर लफ्ज बदलना चाहिए, कोई लफ्ज प्रेसी वाला नहीं होना चाहिए। क्या जहालत है, क्या नॉनसेंस है ये। मतलब टर्म्स को कैसे बदलोगे आप? तो मैंने लिखा हुआ है, कंसिडर, समझिए, जार्गन और टर्मिनोलॉजी रिमेन्स इंटैक्ट इन द प्रेसी। और ऊपर मैंने लिखा हुआ है, डोंट रिप्लेस एवरी वर्ड। हर लफ्ज को बदलने का ना सोचिए भाई। हर लफ्ज को बदलने से तो ओरिजिनल पैराग्राफ का रंग ही फीका पड़ जाएगा। लफ्जों को बदल देंगे वो तो सिचुएशन ही एक डिफरेंट क्रिएट कर देंगे। मिसाल के तौर पर आप देखें, द डिफरेंस बिटवीन कैपिटलिज्म एंड सोशलिज्म। अब ये दो टर्म्स हैं, टर्म्स को ही हम कहते हैं जार्गन्स, स्पेसिफिक टर्म्स को हम कहते हैं जार्गन्स। अब हर मजमून की ना अपनी स्पेसिफिक टर्म्स होती हैं। जैसे बायोलॉजी की कुछ अपनी टर्म्स हैं। बायोलॉजी में फाइलम्स हैं, फाइलम कार्डेटा, फाइलम पोरीफेरा। इसी तरह से हम जो इकोनॉमिक्स है उनकी अपनी टर्म्स हैं। इन्फ्लेशन है, स्टैगफ्लेशन है, जीडीपी है, जीएनपी है, ये इकोनॉमिक्स की टर्म है। जीडीपी की जगह पर क्या लिखूं अब मैं? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट की जगह पर क्यों चेंज करूं भाई? इस टर्म्स को क्यों चेंज करूं? इसी तरह साइकोलॉजी में जो शिजोफ्रीनिया, वो शिजोफ्रीनिया है। जो साइकोसिस है वो साइकोसिस है, जो न्यूरोसिस है वो न्यूरोसिस है। तो हम टर्म्स को नहीं बदलते होते। द डिफरेंस बिटवीन कैपिटलिज्म एंड सोशलिज्म लाइज इन द कॉन्सेप्ट ऑफ ओनरशिप। कहते हैं जो फर्क है कैपिटलिज्म में और सोशलिज्म में, वो फर्क, उस फर्क की बुनियाद जो है वो है कि ओनरशिप किसके पास है। कॉन्सेप्ट ऑफ ओनरशिप। मिसाल के तौर पे, फॉर्मर, फॉर्मर का मतलब हो गया यहां पर कैपिटलिज्म। द फॉर्मर सजेस्ट्स प्राइवेट ओनरशिप एंड द लेटर, लेटर का मतलब हो गया बाद वाला, यानी कि सोशलिज्म। जैसे कि मैं कहूं कि अली एंड जिया आर फ्रेंड्स, द फॉर्मर इज अ पोएट एंड द लेटर इज अ डॉक्टर। तो फॉर्मर लेटर हम इस तरीके से भी इस्तेमाल करते हैं रिपीट ना करने के लिए। यानी जो अली हो गया, अली यहां पर हो गया फॉर्मर, और जो जिया साहब हैं उसको हमने दोबारा, हमने उनका नाम नहीं लिया, हमने जिया को दोबारा कह दिया लेटर। ये देख, लेटर और चीज है, LATER, लेटर वो टाइम को शो करता है। ये देखो, ये फॉर्मर और लेटर का कॉन्सेप्ट है। अच्छा, कहता है जो फॉर्मर यानी जो कैपिटलिज्म है, रेफर्स टू द पब्लिक ओनरशिप। उसमें जो मलकियत है वो अवाम के पास होती है। और द ओनरशिप ऑफ द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन बाय अ कम्युनिटी। सॉरी, फॉर्मर जो है सजेस्ट प्राइवेट ओनरशिप, यानी कैपिटलिज्म का मतलब होता है कि जो ओनरशिप है, जो किसी भी चीज की मलकियत है, वो प्राइवेट लोगों के पास है। जैसे कि हमारे मुल्क के बड़े बड़े जो अमीर लोग मौजूद हैं, जैसे कि बहरिया टाउन के जो मालिक हैं, या जैसे कि KFC का जो मालिक होगा, या जो मैकडोनल्ड का मालिक होगा, वो को प्राइवेट बंदा होगा। तो इस किस्म की मईशत को हम लोग बोलते हैं, इस किस्म की इकोनॉमी को हम बोलते हैं कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी, कैपिटलिज्म। अच्छा, और सोशलिज्म का मतलब है कि फिर किसी एक बंदे की या किसी एक ग्रुप की मलकियत नहीं हो सकती कोई भी चीज, कोई भी फैक्ट्री, कोई भी मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, कोई भी खेत, कोई भी मिल। वो फिर पब्लिक की मलकियत होगी, और पब्लिक का मतलब होता है अवाम।
ठीक है, देखो बेटे इसकी प्रेसी, बोथ कैपिटलिज्म एंड सोशलिज्म डिफर ऑन द ओनरशिप ऑफ द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। कैपिटलिज्म और सोशलिज्म में फर्क क्या है कि मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, जहां जो चीज पैदा होती है, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन का मतलब है मैन मटेरियल मनी। मीन्स ऑफ प्रोडक्शन का मतलब है किस फैक्ट्री, यानी फैक्ट्री, मीन्स का मतलब होता है जरिया, पैदावार के जराए। पैदावार के जराए कौन कौन से हैं? वो 3 M's हैं। वो कौन कौन से हैं? उसमें उसमें उस जरिए में वो सर्विसेज भी हैं जो कोई कारखानादार लेता है, उसमें वो जमीन भी है जिस पर वो कारखाना लगा हुआ है, उसमें वो कारखाना और उसकी मशीन्स भी हैं, उसके ऊपर सरमाया भी है, पैसा भी है। तो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन का ओनर कौन है? तो कैपिटलिज्म में जो, बड़े आपको मीन्स ऑफ प्रोडक्शन की समझ आई है? जी जी सर। मीन्स ऑफ प्रोडक्शन का मतलब जराए पैदावार। अब उसका मालिक कौन है? कैपिटलिज्म में उसका मालिक होते हैं प्राइवेट लोग, और सोशलिज्म में उसका मालिक होते हैं अवाम, यानी कि गवर्नमेंट। अब देखें, मैंने ना कैपिटलिज्म को चेंज किया ना सोशलिज्म को चेंज किया। अच्छा जी, 12वें के बाद एक 13वां पॉइंट और ऐड कीजिए, एक 13वां पॉइंट और ऐड कीजिए, डोंट चेंज द टेंस। टेंस जो ओरिजिनल पैराग्राफ में दिया है ना, वही टेंस यूज कीजिए आप। अगर ओरिजिनल पैराग्राफ में पास्ट टेंस है तो पास्ट, देखें जरा, ये देखो जी, ये ओरिजिनल, ये ओरिजिनली जो आपके पास लाइंस थी वो पास्ट में आई थी। आई वॉज थिंकिंग, ये भी पास्ट। आई कुड स्पेंड, ये भी पास्ट। आई डिड नॉट, ये भी पास्ट। आई वॉन्टेड, ये भी पास्ट। तो मैंने इसकी प्रेसी भी पास्ट में बनाई कि द राइटर वांटेड टू स्पेंड हिज हॉलीडेज इन सम अनक्राउडेड माउंटेनियस प्लेस। अच्छा, अब ये देखिए, करप्शन, टेररिज्म, नेपोटिज्म, अनएम्प्लॉयमेंट एंड ब्राइबरी, हार्म। यहां हार्म्ड नहीं लिखा हुआ, यहां मैंने हार्म लिखा हुआ है। तो यहां पर हार्म लिखा है यानी कि प्रेजेंट टेंस है, तो यहां पर डैमेज भी प्रेजेंट टेंस है। डैमेज्ड तो नहीं लिखा ना मैंने, डैमेज लिखा है। यहां पर देखो, यहां पर हार्म है और यहां पर फील्स है। SCS का इजाफा भी प्रेजेंट टेंसेस में होता है ना। तो देख लीजिए, अगर टारगेट पैराग्राफ में प्रेजेंट टेंस है तो उसकी प्रेसी भी प्रेजेंट टेंस में बनेगी। अब ये भी एक खौफ है जो कि बच्चों को दिलाया जाता है कि प्रेसी हमेशा पास्ट टेंस में होनी चाहिए, और खुदा का नाम माने, वो उस साल के एग्जामिनर की रिपोर्ट थी कि प्रेसी शुड बी इन द पास्ट टेंस, वो उस साल की प्रेसी पास्ट टेंस में थी जब उस एग्जामिनर ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि प्रेसी पास्ट टेंस में होनी चाहिए। अच्छा, एक पॉइंट और ऐड कीजिए। सर अगर नरेशंस आगे उनको फिर क्या करेंगे हम, फॉर वो इंस्टेंस? नरेशन आ गए, वो अब देखें, मैंने कहा कि प्रेसी सेम टेंस में होनी चाहिए। अब ना हम डिफरेंट टाइप्स की प्रेसी करेंगे ना, हमें चैलेंजेस आएंगे तो हम फिर आगे बात करेंगे कि कैसे, मतलब उसको कैसे कैसे हैंडल करना है हमें। हाँ सर। हाँ, अच्छा जी, उसके बाद एक और चीज ऐड कीजिए, डोंट मेक पैराग्राफ्स। डोंट मेक पैराग्राफ्स इन प्रेसी। जो आपका प्रेसी है ना, वो सिंगल पैराग्राफ में होनी चाहिए। ये मैं क्यों कह रहा हूं जी? क्योंकि आपको आई ही सिंगल पैराग्राफ में है अब तक। आप पिछले 20 साल पेपर उठा लें, 25 साल पेपर उठा लें, आप देखें प्रेसी आई ही सिंगल पैराग्राफ है, तो सिंगल पैराग्राफ की प्रेसी भी सिंगल पैराग्राफ में होगी। अगर फ्यूचर में कोई 2 या 3 पैराग्राफ्स उन्होंने बना के दे दिए तो फिर हम भी पैराग्राफ्स बना लेंगे, लेकिन ऐसा होगा नहीं, वादा रहा आपसे। सिंगल पैराग्राफ ही, उसकी वजह यह है बेटे, ये 20 नंबर का सवाल है, इसको इस ज्यादा लिफ्ट ना दो। मैंने आपको पहले भी कहा था कि जो प्रेसी है ना, उसको आप एग्जाम इम्तिहानी नुक्ता नजर से तो आप समझिए, लेकिन प्रेसी को एज अ स्किल सीखिए, सर पे सवार किए बगैर इसे एज अ स्किल सीखिए। तो सिंगल पैराग्राफ में होनी चाहिए। और 15वां मेरा पॉइंट ये है बेटे कि 15वां मेरा पॉइंट ये है, हाँ, नो नीड टू रिप्लेस एवरी वर्ड। हर वर्ड को रिप्लेस करने की जरूरत नहीं है। यार ये तो मैं पहले भी कह चुका हूं। चलें, जार्गन में कहा था। जार्गन में कहा था, इसे मैं हटा ही देता हूं इधर से। ये लो, ये देखें, नो नीड टू नो द मीनिंग ऑफ एवरी वर्ड। ये ले, हर लफ्ज का मीनिंग जानना लाजमी नहीं है। यहां से शुरू होती है हमारी असल स्किल, यहां से शुरू होती है हमारी असल ड्रामेबाजी, कि जहां दूसरे डिक्शनरी खोल के बैठे होते हैं, हम प्रेस करके तो वो आगे निकल जाते हैं। यार मैं कितना, मतलब मैंने ये भी सुना
स्टूडेंट ये कहता सर मुझे 1.5 घंटा लग गया प्रेसी करने में। मैंने कहा बेटे आपको शर्म आनी चाहिए। यानी आपने 80 नंबर के लिए 20 नंबर के 80 नंबर को आपने डस्टबिन में फेंक के और आपने 1.5 घंटा लगा दिया प्रेसी बनाने में। भाई अकल भी कोई चीज होती है। तो इसका मतलब यह हुआ कि प्रेसी को वो एज अ टेक्निक, प्रेसी को हम एज अ टेक्निक समझेंगे। प्रेसी को एज अ टेक्निक अगर हम इस्तेमाल करेंगे तो फिर हम आगे निकलेंगे, वरना तो हम बैठे रहेंगे, वरना तो हम लोग एक एक लाइन पे बैठे रहेंगे। अब यही मैंने आपको इस चीज में ताक करना है, आपको स्किलफुल बनाना है कि मतलब ना भी आता हो तो मतलब कैसे समझना है। नो नीड टू नो द मीनिंग ऑफ एवरी वर्ड। गेस वर्क कैन बी एफिशिएंटली डन थ्रू सिग्निफिकेशन। गेस वर्क कीजिए और सिग्नल्स के थ्रू गेस वर्क कीजिए। अच्छा, अब ये सिग्नल से क्या मुराद है, इसको छोड़ें ऊपर वाली चीज को, इसको देखें पहले। सम डॉक्टर्स आर सेल्फलेस, कुछ डॉक्टर्स होते हैं सेल्फलेस। मुझे बताएं बट की सेंस क्या है। कंट्रास्ट। सर कंट्रास्ट। कंट्रास्ट। शाबाश, शाबाश। बट अदर्स आर रेपिशियसली विशियस। बट के बाद जो कुछ भी लिखा हुआ है ना, वो ये लिखा हुआ है कि दूसरी किस्म के डॉक्टर्स जो होते हैं वो सेल्फिश होते हैं। बस बात खत्म। सम डॉक्टर्स आर सेल्फलेस, कुछ डॉक्टर्स तो होते हैं बेलौस, बेगर्ज। बट अदर्स, और कुछ दूसरी किस्म के डॉक्टर्स आर रेपिशियसली विशियस। द ऑपुलेंस और पेन्यूरियसनेस ऑफ द पेशेंट्स डिटरमिन देयर एफिशिएंसी, बिहेवियर एंड कंसर्न। मुझे कुछ नहीं समझ आई इसकी, मुझे यह पता है कि बट के बाद ये जो कुछ भी लिखा हुआ है इसका उलट है। अब देखो इसकी प्रेसी, ये देखो, सम डॉक्टर्स आर सेल्फलेस बट अदर्स आर नॉट। बस इसको भी मैं नीचे ले आता हूं। मुझसे कोई बहस करनी है आपने तो कर लें। ये ले सर वैसे ये लिटरली सर कितना आसान है इस तरह है। जनाब, तो डर बेचते हैं ना हम, तो खौफ बेचते हैं ना बेटे। मेरा सर बच्चा ये जो प्रेस आपने विषय बनाया है ना, सम डॉक्टर्स आर सेल्फलेस, ये बिल्कुल फोटोकॉपी नहीं होगी, कुछ चेंजेस इसमें नहीं हम लाना जरूरी नहीं है क्या जरूरत वर्डिंग है। की। क्या हम कितनी चेंज लाए हैं, बट के बाद हम अदर्स आर नॉट कर दिया हमने, और क्या चाहिए एग्जामिनर को, क्या जरूरत है। अच्छा चलें, सेल्फलेस का कोई सिनोनिम आता है तो आप लिख लें, नहीं आता तो मैं तो सेल्फलेस माइजर लिख। माइजर हम कह सकते हैं इसको। नहीं बेटे, सेल्फलेस का मतलब होता है बेलॉस, सेल्फलेस, जो अपनी जात सेल्फ के बारे में ना सोचे। सेल्फ सेक्रीफाइस सर। हाँ, ऑल्ट्रुइस्ट भी कहते हैं इसे, ऑल्ट्रुइस्ट, बेलॉस। नहीं लिखना ऐसा तो लिख लो, सम डॉक्टर्स आर सेल्फलेस बट अदर्स आर सेल्फिश। ये लो, ऐसे मेन कर। जो हमें डर होता था ना कि रिपीटिशन ऑफ वर्ड्स का, इसीलिए अक्सर पैसे जो है वो गलत हो जाती थी मेरे अल्लाह अकबर। अपने एक्सपीरियंस जो है ना, कि लाजमी चेंज करने होते हैं। ये मेरा एक फियर होता था एग्जाम में। तो अभी आप कह रहे हैं कि कोई फास्ट एंड हार्ड रूल नहीं है जनाब जनाब, आगे बिल्कुल भी इंशाल्लाह। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मेरा बच्चा इंग्लिश में नहीं फेल होता अल्हम्दुलिल्लाह। उसकी रीजन यही है बेटे कि हम बहस कर लेते हैं ना बात पे, जो मतलब खौफ जदा झूठी बातें फैली हुई हैं उनको हम डिस्कस कर लेते हैं, और हम इसको, इन चीजों को एज अ स्किल लेते हैं। ये स्किल्स है, ये आपको फ्यूचर में भी काम आनी आनी है, सिर्फ एग्जाम में नहीं लिखनी, आपने बाद में भी तो लिखनी है ना, आपने बाद में रोज बनानी है प्रेसी। उसके बाद जो 16वां पॉइंट है वो ये है, मेक सब सेक्शंस। बेटे प्रेसी में ना सब सेक्शंस बनाया करें। वो मैं क्यों बनवा रहा हूं देखें। सपोज देयर आर 300 वर्ड्स और 30 लाइंस इन द टारगेट पैराग्राफ। फर्ज करें आपको आई हैं 30 लाइनें, फर्ज कर लें आपको 30 लाइंस आई हैं पैराग्राफ में। आप मुझे ये बताओ, उन 30 लाइंस में 30 सोची होंगी, 30 थॉट्स होंगी उसमें, 30 डिफरेंट थॉट्स होंगी उसमें। नो सर, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट नो। इट इज, नहीं, इसके अलावा भी इज इट पॉसिबल दैट देयर आर 30 different thoughts in that paragraph? नो सर, ये नहीं हो सकता। सवाल ही पैदा नहीं होता, इम्पॉसिबल है ये चीज। वो तो कचूमर सैलड बन जाएगा वो। अगर 30 मुख्तलिफ सोचे हैं तो वो तो कचूमर सैलड बनेगा भाई। पैराग्राफ तो बनता ही थॉट के सेक्शन से है। हो सकता है कि पहली 3 लाइनों में एक सोच हो सकता है कि अगली 7 लाइनों में एक थॉट हो सकता है अगली 2 लाइनों में एक नई थॉट हो सकता है अगली चार लाइनों में कोई नई थॉट हो। तो इस तरह सब सेक्शंस बनाया करें, अलहदा अलहदा थॉट्स को किया करें, जहां आपका दिल माने।
ये मैं आपको कल प्रैक्टिस करके दिखाऊंगा कि मैं किस तरह बाज़ औक़ात मैं 2 लाइनों का एक सब सेक्शन बना लेता हूं। अच्छा बेटे, ये मेरा तरीका है। बाज बच्चे ऐसे प्रेसी नहीं भी बनाते। वो करते क्या है, प्रेसी के पैराग्राफ को 2-3 दफा पढ़ते हैं, उसके बाद मेन पॉइंट्स लिख के उनको एक्सप्लेन कर लेते हैं। ये तो बहुत एक्सपर्ट लेवल का तरीका है, लेकिन मैं अपने ही तरीके पे चलता हूं, और वो है सेक्शन बनाने का तरीका। उससे हमें फायदा ये होता है, सेक्शन बना लेने से हमें फायदा ये होता है कि कोई चीज रह नहीं जाती जो हम ना लिखें। फिर हम श्रिंक भी कर लेते हैं चीजों को, और कोई पॉइंट रहता भी नहीं। तो ये मैं कल आपको बना के दिखाऊंगा। तो मेरा बच्चा, मैंने जो अब तक प्रेसी बनी है ना, उसमें 6 से 8 सोचे हैं बस। थॉट थ्रेड्स मैं इसे बोलता होता हूं, थॉट थ्रेड्स या थॉट क्लस्टर्स। जनरली देयर आर 6 to 8 थॉट क्लस्टर्स या थॉट थ्रेड्स विच शुड बी श्रंक सेपरेटली। अब मुझे पता है इसमें आपने क्या कहना है। आप इसमें मुझे ये कहोगे कि सर, अगर हम अलग-अलग से सब सेक्शंस बनाएंगे और उनकी अलग-अलग से प्रेसी बनाएंगे तो कोहेरेंस नहीं बनेगी। ये 17वां पॉइंट मैंने लिखा ही कोहेरेंस का है। तो द प्रेसी ऑफ ईच अटेंशन पैनल की जगह मैं सब सेक्शन लिखता हूं यहां। कैन बी कोहेर्ड बाय ट्रांजिशनल डिवाइसेस एडिशंस और डिलीशंस। अब उसकी कोहेरेंस कैसे बनानी है वो कल देख लेना, आप मुझे बनाते हुए देख लेना भाई। आपको यही इसके ऊपर एक एतराज हो सकता है ना कि सर, आप जो उस पैराग्राफ के हमसे मजीद सब सेक्शंस बनवा रहे हैं और आप कह रहे हो कि हर सेक्शन की अलग से प्रेसी बनाओ, तो सर हम तो अलग अलग प्रेसी बनाएंगे तो उसके अंदर हम आहंगी कैसे पैदा होगी? वो कल मुझे बनाते हुए देख लेना कि भाई कैसे हम आहंगी पैदा कर रहा हूं। कभी मैं ट्रांजिशनल डिवाइसेस यूज करूंगा, ट्रांजिशनल एलिमेंट्स आपके, कभी कुछ चीज ऐड करूंगा, कुछ चीज डिलीट करूंगा, खुद ब खुद कोहेरेंस पैदा हो जाएगी। मत डरिए, 20 नंबर के सवाल से मत डरिए। इसकी जितनी औकात है इसको उसी पे रहने दें, इंजॉय करोगे प्रेसी लिखना। वरना वही हो गया कि सर 1.5 घंटे में प्रेसी लिखी है, कि भाई बड़ा तीर मारा आपने। अच्छा, अब टॉपिक को कैसे चुनना है ये बेटे हम बताएंगे कल, कि टॉपिक कैसे चुना जाता है। सर यहाँ पर एक और हेडिंग ऐड ना करे कि ऑलवेज मेक सिंगल पैराग्राफ प्रेसी, मतलब ये ये भी तो हो सकता ये मैंने लिख दिया है। है, मैंने शायद नोटिस नहीं हाँ, डोंट मेक पैराग्राफ्स इन प्रेसी, ये भी ऐड कर दिया मैंने बेटे। किया। ओके सर, ओके। हाँ, ये अब बिल्कुल अप टू डेट नोट्स हो गए हैं हमारे। लो जी, कल इंशाल्लाह आपके साथ मैं प्रेसी करूंगा, बनाऊंगा एक। फिर मुझसे देखना कि आज हैरान हो रहे थे ना आपके, सर ये इतना ही आसान है क्या? कल आप और एंजॉय करोगे। सारा का सारा जो खौफ है ना, देखो कैसे दूर होता है आपका। और आप क्या कहते हो, ये 2025 की बहुत मुश्किल प्रेसी थी ना, कल एक मेरी मर्जी की प्रेसी बना लें, अगली प्रेसी 2025 की बनवा दूंगा मैं। देखना कितना एंजॉय करोगे आप। यार, जितने मुश्किल लफ्ज आते हैं ना, हम उतना ही एंजॉय करते हैं। ये वीडियो गेम है प्रेसी, एक प्रेसी बनाना, इट इज अ वीडियो गेम। चले, आपके हार्ट सारा शुरू हो गए। चले, ठीक है बेटे, आज के लिए इतना ही। कल मिलते ओके हैं सर, सेम थैंक टाइम यू। 9:30 बजे। ओके सर, अल्लाह हाफिज। जजाकल्लाह। ठीक है सर, थैंक यू। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।